मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं जिस टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है जो हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसा मानना है कि कुछ लोग मानते हैं आज भी कि गांधी जी ने सचमुच में भगत सिंह को नहीं बचाया। कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो गांधी जी उस वक्त क्या कर रहे थे, उसने क्यों नहीं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि जिस वजह से अगर वो लेते तो शायद भगत सिंह बच सकते थे। तो ऐसे ही टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगा। मैं हर एक वो पहलू में डिस्कस में करूंगा कि किस हिसाब से गांधी जी ने क्या क्या उस टाइम पर किया, क्या क्या नहीं किया, उन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। यह वीडियो सिर्फ किसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए है जो इतिहास में रुचि रखते हैं और जो सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, जिसे सच्चाई जानना चाहते हैं कि नहीं, क्या सच्चाई थी, किस वजह से गांधी जी ने कोशिश की या नहीं की। ऐसे ही सारे तमाम पहलुओं को आज मैं डिस्कस करूंगा। इसका टॉपिक का जो नाम है, क्या गांधी जी ने सचमुच में भगत सिंह को नहीं बचाया? क्वेश्चन मार्क है, इस बात को आपने याद रखना है। चलिए अब मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। शुरू जो करता हूं मैं सबसे पहले वो है असहयोग आंदोलन। सन 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू होता है और यहीं से अंग्रेजों का सबसे पहले कानून का उल्लंघन करना भी शुरुआत का दौर यही था। तो जिसमें से कि 5 फरवरी 1922 में एक इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा का जो घटना घटता है, जिसमें से कि 5 फरवरी को होता है, लेकिन 12 फरवरी को गांधी जी उसे कॉल ऑफ कर लेते हैं या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को या फिर असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। जब असहयोग आंदोलन को जब बंद कर देते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो धोखा हुआ, हमारे साथ तो चीट हुआ है, क्योंकि जिस शोर और जोश से जिस लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने क्या किया कि इससे बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि CR दास और पंडित नेहरू के पिताश्री जो थे, उन लोगों ने क्या किया कि स्वराज पार्टी 1923 को उन लोगों ने बना दी, जो कि मोतीलाल नेहरू और CR दास। उसमें से जो नौजवान तबके के जो लोग थे, जो रिवोल्यूशनरी जो बाद में कहलाए, उनमें से थे, उन लोगों ने क्या किया कि HRA एसोसिएशन बना लिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1923 में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने बना दिया गया। जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया तो ऐसा कह सकते हैं कि पहला लेफ्ट विंग के तौर पर इसे देख सकते हैं। ये रिवोल्यूशनरी वाले थे। याद रखिए, तो गांधी जी जो थे वो बिल्कुल पीस को सपोर्ट करते थे और इन लोग जो थे वो वायलेंस को सपोर्ट करते थे, क्योंकि इन लोग जो हिंसात्मक था और ये लोग राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। दोनों की रास्ता भले ही अलग अलग था, पैरेलल ही जा रहा था, लेकिन ये अलग डायरेक्शन था, इसका अलग डायरेक्शन था, लेकिन दोनों का मकसद देखिए था कि हिंदुस्तान को आजाद कराना। चलिए, बात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या करता है कि काकोरी ट्रेन हादसा सन 1925 में 9 फरवरी 1925 में होता है, जिसमें से कि जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जौनपुर, उसी के बगल में एक रेलवे स्टेशन है जिसको बोलते हैं काकोरी ट्रेन स्टेशन। उसी में 10 HRA के मेंबर क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं और पूरा जो ट्रेन को है वो लूटपाट करना शुरू करते हैं, लूटते हैं। और उसी लूटने के क्रम में अहमद अली नामक एक व्यक्ति की, जो बाय प्रोफेशन वकील रहता है, उसी ट्रेन में एज ए पैसेंजर थे, उसमें उसका डेथ हो जाता है। इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया कि इस लूटपाट के बदले में अंग्रेजों ने एक बहुत हेवी सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें से कि HRA के मेंबर्स को पकड़ना शुरू कर दिया गया, जिसमें से कि चंद्रशेखर आजाद भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 17 जुलाई 1926 में अशफाक उल्लाह खान को दिल्ली से पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इतना हेवी सर्च ऑपरेशन चलता है कि उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी, इन सबको पकड़ लेते हैं और 19 दिसंबर 1927 को इन सबको फांसी पे चढ़ा देते हैं, इन सबको शहीद हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि HRA थोड़ा सा टूटने बिखरने लग जाता है। लेकिन जब वो जेल से चंद्रशेखर आजाद जब भागने में कामयाब हुए थे, फिर इन्हीं HRA को फिर इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि HRA में जो है वो किसान लोग थे, मजदूर लोगों के नीचे तबके के लोग थे, जो कि अंग्रेज जिस पे ज्यादा शोषण करते थे, उन्हीं को इसका बचाने का काम था। ये तो बात हो गई HRA का।
अब इधर आ जाते हैं, बात अब शुरुआत होती है भगत सिंह की, लेजेंड भगत सिंह की। नौजवान भारत सभा 1926 में इन्हीं सबसे, क्योंकि देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भागवती चरण, ये सब जो है ये सब के सब आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। जब ये बंद हो गया तो ये सब इससे नाराज हो गए, तो फिर अलग अलग लोगों ने एसोसिएशन पार्टी बनाना शुरू कर दिया गया। इस बात को आपको याद रखना है। पहले कितना एक दूसरे का कॉम्बिनेशन गांधी जी का खुद था, यहाँ पे गांधी जी ने खुद शुरू किया था, कितना सबकी ज्यादा जो सोच जो मिला करती थी। अब आ जाते हैं नौजवान भारत 1926 में बना दे। भगत सिंह ने क्या किया कि इन्हीं एचआरए में से नौजवान जो भगत सिंह हो जाकर के जुड़ गए। जब जुड़े तो उसका नाम पड़ गया, एस जुड़ गया, एस से सोशलिस्ट, जिस समाजवादी बोलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बन जाता है। और एचएसआरए के बनाने का पूरा जो श्रेय जाता है वो बिल्कुल किसको जाता है, ये जाता है भगत सिंह को। जब ये बना लिया गया तो अब क्या होती है कि साइमन कमीशन ही 1928 में भारत में आती है। याद रखिएगा, एचएसआरए जो बना है 1928 में बना है, फिर जो भारत साइमन कमीशन है वो भारत 1928 में आता है। सबसे पहले ये आता है मुंबई में, फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में आने के बाद ये लाहौर चला जाता है, जहां पे लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के टाइम पर ही ये स्कॉट जो रहता है, एक अधिकारी रहता है, अंग्रेजी अधिकारी, जो कि सैंडर्स को कहता है कि भैया तुम इस पर लाठी चलाओ, और सैंडर्स जब अटैक करता है लाला लाजपत राय में, वहीं उसी की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो इन सबको पता चल जाता है इसको, क्योंकि भगत सिंह रहते हैं, तो भगत सिंह ने प्लान बनाया 1928 में है कि स्कॉट को मारा जाए। जब स्कॉट को जब मारने के लिए जब गया तो वहां पे आइडेंटिटी की थोड़ी सी मिस हो गई, जिसके वजह से स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। सैंडर्स एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस थे, मतलब एएसपी बोलते हैं ना, असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस थे, एएसपी थे, और मात्र ये 21 साल का लड़का था, वो यहां पर मर जाता है। मारने के बाद जो यहां पर चंद्रशेखर आजाद भी रहते हैं वहां पर, और एक इंडियन रहते जो कि अंग्रेजों के इसमें रहते हैं, फिर अंग्रेजों के साथ रहते हैं, वो भी मारा जाता है, चंद्रशेखर के बंदूक से मरती है। तो ये सारे के सारे जो कॉन्स्पिरेसी कहलाता है, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहलाता है, ये लाहौर में हुआ था। तो जब लाहौर हुआ तो इसी को लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं। इसी में भगत सिंह जो है अपना गेटअप चेंज करके वो लाहौर से कहा, कलकत्ता चले जाते हैं। ये तो बातें हो जाती है। फिर अगला में जो सजा जो होती है षड्यंत्र होने के बाद आता है दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली कांड में क्या आता है, बात है सन 1919 में हिंदुस्तान एचएसआरए के मेंबर ने क्या किया कि यहां 2 बिल ऐसे पास की जा रही थी, आज के टाइम में जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट जो आज के टाइम में है ना, वही बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग है। तो वहां पर 2 ऐसे कानून पास किए जा रहे थे। तो उन 2 कानूनों का नाम है, एक का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। यही 2 पास करने की बात चल रही थी, और दोनों का निचोड़ ये समझ में आ रहा था कि इंडिया में कोई भी स्ट्राइक या फिर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं सकता। तो ये तो वही लोग नहीं बोल सकते थे जो नीचे तबके के लोग थे समाज में, वो लोग थे जो किसान थे, मजदूर थे, जो छोटे मोटे काम करके अपने जो कारोबार को चला रहे थे, ये उन्हीं लोगों के सख्त खिलाफ था। तो इन सबको, क्योंकि बाकी और सब जो लोग थे इसका विरोध में नहीं आए, तभी एचएसआरए के मेंबर्स ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एचआरए से चुने गए बॉम्ब फेंकने के लिए। कहा, सेंट्रल असेंबली या फिर दिल्ली असेंबली में। वो इसलिए क्योंकि देखिए इसको भगत सिंह को चुनने का रीजन ये था, ऐसा नहीं था कि एचएसआरए में ऐसा कोई लोग नहीं था कि जिसके वजह कोई ऐसा अपनी जान की बाजी लगा सके, कोई ऐसा नहीं था, नहीं, बहुत लोग ऐसे थे। लेकिन इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह को स्पेशली चुना गया क्योंकि एक फेस वैल्यू थी और लोग इसको जानते थे, पहचानते थे। इसके जो कामों से बहुत सारे लोग क्या थे, उसके हैप्पी थे, नौजवान भी थे ये, तो इसके वजह से इसको चुना गया। और बात सच में भी ये ही हुआ कि ये बिल्कुल जिस हिसाब से अब बॉम्ब उसको वहां पे उसने प्लांटेशन इंस्टॉलेशंस की, जिस हिसाब से बॉम्ब वहां पर फेंका, तो बड़ी कामयाबी एक हिसाब से तो रही। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इसके बाद जब उन लोगों को लाहौर षड्यंत्र जो 1928 में हो चुका है, वो भी इन लोगों पर थोपा जाएगा, ये इनको ये बात पता नहीं थी। खैर, बॉम्ब जब इन लोगों ने
फेंका। फेंकने के बाद देखिए, जिस दिल्ली असेंबली में जिसका प्रेसिडेंट थे, जो जहां ये 2 बिल पास की जा रही थी, उसका प्रेसिडेंट जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े वाले भाई विट्ठल भाई पटेल थे। वो उसका प्रेसिडेंट थे। वो जैसे अपने चेयर से उठे इस कानून को पास करने के लिए, तभी ये दोनों ने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका। जब बॉम्ब फेंका तो उसको बॉम्ब जो बिल्कुल लो इंटेंसिटी की थी, इतनी थी कि सिर्फ आवाज ज्यादा हो सके लेकिन नुकसान किसी को ना हो, और कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी को जान से मारना है या फिर कुछ और करना है। उसका सिर्फ यही था कि जब हम लोग बॉम्ब फेंकेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का अट्रैक्शन होगा, ताकि कि लोग इन बिल्स के बारे में बात कर सके। और खास करके भगत सिंह का ये कहना था कि ये बॉम्ब फेंकने में इसलिए फेंका हूं ताकि कि उन बहरे और गूंगे जो लोगों तक है, शायद उनके कानों तक मेरी ये बॉम्ब की आवाज है वो जा सके और लोग जागरूक हो सके। और सच में ऐसा ही हुआ। इस कदर अट्रैक्शन हुआ, इस कदर से लोग इसके बारे में जाने कि ये खुद ब खुद में अपने आप जो लेजेंड जो भगत सिंह थे खुद इंडिया के आइकॉन बन जाते हैं बाद में। जिस असेंबली में इसने बॉम्ब फेंका था, उन्हीं असेंबली के दर्शक गैलरी में एक बैठे थे चमनलाल, जो कि पत्रकार थे और गांधी जी से खुद उसके अच्छा खासा राब्ता था, उसके आश्रम में भी रहते थे। तो भगत सिंह ने खुद कहा चमनलाल से कि अब अपनी न्यूज़पेपर में कवरेज जरूर कीजिए इस बात को। और यहां पर वो भागे नहीं, बल्कि अपने आप को उसने गिरफ्तारी भी की। इसमें सिर्फ इस हॉल में सिर्फ 6 लोगों की माइनर इंजरीज हुई थी, छोटी हल्की हल्की चोटें आई थी, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई थी। बात हो गया। अब क्या होता, भगत सिंह और बटुकेश्वर को क्या कर लेता है, यहां पर उसको गिरफ्तार कर लेता। उसके 1 महीने के बाद ही उन्हें 14 साल की सजा दोनों को सुना दी जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि राजगुरु और सुखदेव को किसके लिए किया जाता है, और ये किया जाता है लाहौर षड्यंत्र की तरह इनको भी जेल में कर लिया जाता है। इन सबको 14 साल की सजा दी जाती है। लेकिन जब भगत सिंह को जब गए तो वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए। एक ऐसा हंगर स्ट्राइक जो कि इंडिया का क्या पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हंगर स्ट्राइक में से ये था। ये 116 दिन तक चले थे। इस स्ट्राइक में जिस हिसाब से स्ट्राइक बढ़ता जा रहा था, तो पूरी भारत में क्या इंटरनेशनल लेवल तक भगत सिंह का नेम फेम बढ़ता जा रहा था। उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा हो गया कि वो स्ट्राइक में ये बात कहते थे कि जितने भी लोग हैं जेल में सबको एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाए और सबको एक इज्जत दी जाए। और कि भाई इज्जत मींस दैट कि पॉलिटिकल ये मानो, आप उसको प्रिजनर मानो, उसको कोई आतंकवादी मत मानो आप। और उसको लोगों को कपड़ा, खाना पीना, टॉयलेट और टॉयलेट की साफ सफाई और न्यूज़पेपर वगैरह देने का इसने काम किया। लेकिन जिस हिसाब से वो जेल में इसका नेम फेम बढ़ने लगे, तो इसमें पंडित नेहरू ने भी अंग्रेजों पर प्रेशर बनाया और जो जिस जेल में थे वो उसको रखा गया। जैसे उसको बाद में फिर जेल बदल दिया जाता है, क्योंकि दोबारा देखिए भगत सिंह को जब जेल में थे, जब उस 14 साल की सजा होगी, फिर उसे लाहौर षड्यंत्र के तहत भी उसे फिर दोबारा सजा हो जाती जेल में। उसका जेल बदल दिया जाता है। उस जेल में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, राजगुरु, सुखदेव और साथ में भगत सिंह। देव बटुकेश्वर को तो खैर काला पानी अंडमान निकोबार 14 साल के लिए तो भेज देता है। और उसी में क्या हो जाता है कि जय गोपाल, हंसराज और नाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, ये सब क्या कर लेते हैं। जो इनसे छोटे से पहले इधर में आता हूं, जैसे कि लाहौर षड्यंत्र हो, दिल्ली असेंबली में हो, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिसे पकड़ा गया और मर्सी के नाम से अंग्रेजों क्षमादान प्राप्त कर लिया और अंग्रेजों के चमचे बन गए और आजाद हो गए कई लोग। उसी हिसाब से ये लोग भी जो थे उसी हिसाब में थे। इन लोगों ने क्या किया कि भगत सिंह के उल्टा खिलाफ ही इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अंग्रेज इसे लालच दे, किसी को पैसा दिया, किसी को स्कॉलरशिप दी, किसी को पढ़ाई के लिए भेजा गया और किसी को अपना घर वर जमीन वगैरह दे दिया। इन लोग सब खैर बिक गए, इसके ही खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब बोलना शुरू कर दिया गया तो अंग्रेजों को एक हिसाब से क्या मिल गया, इसके एक एविडेंस के तौर पर मिल गया कि जितने भी इन लोगों ने अंजाम दिए, जितनी भी घटनाओं का अंजाम दिए थे, उसमें बहुत कम ऐसी चीजें थी नहीं थी कि इनको सबूत नहीं था कि इससे ज्यादा इसको सजा मिल सके। लेकिन अंग्रेजों ने इस पे और झूठा ये इल्जाम लगा दिया कि जो दिल्ली असेंबली में जिसने बॉम्ब फेंका था उसमें उसने गोली भी चलाई। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आर्टिकल जो है इस पे थोप दिया गया कि भगत सिंह पे कि इस लोग जान लेने की भी कोशिश की थी। खैर ये सब झूठा गवाह था। ये सब दे देने के बाद क्या हो गया कि बात आती 5 अक्टूबर 1929 को वो अपने पिताजी से मिलने के बाद
भूख को मतलब भूख हड़ताल को खत्म कर लेते हैं। जब उसके पिताजी जब मिलते हैं तो खैर ये लंबी हो जाएगी, इसको रहने दीजिए, बाद में बता दूंगा मैं। खैर यहां आते, अब फिर बाद में आज जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी पंजाब के खास के प्रांत में, लोगों का इतना इकट्ठा होना आ गया क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ने, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने एक अच्छा काम किया था कि जो भगत सिंह की जो बातें हैं वो दुनिया तक बताने शुरू कर दी गए। यहां तक कि नेशनल तो छोड़ो, इंटरनेशनल लेवल तक भी वो हीरो बन गए थे। तो सारे लोग जो हिंदुस्तान के वो पंजाब की तरफ आना शुरू हो गया। इतना ज्यादा हो गया कि वहां पर 144 का लगा दिया गया इरविन ने। और इरविन नहीं चाहता था कि इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी किसको मिल सके, भगत सिंह को मिलो। सिर्फ अंग्रेज चाहते थे इसको बस एक छोटा से काम किया है और इसको बस एक छोटा मोटा क्रिमिनल के तरह कह करके इसको सजा दे करके ये सारे काम को खत्म कर देना है। लेकिन भगत सिंह कहते थे कि मुझे एक पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाए, मैं एक रेवोल्यूशनरी हूं, तो इसके तहत उसको पॉपुलैरिटी मिले। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उसको मिल सके। तो और इसी के क्रम में क्या होता है, 144 में लगा दिया पूरे पंजाब में। 144 के तहत ही उसने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया गया कि जिसमें इन तीनों को सजा मिल सके। जब ये बात जब हुई तो जब गांधी जी उस थे कहां जब ये सब हो रहा था, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, ये गांधी जी जेल में खुद बंद थे। वो जेल में उस टाइम पे खुद वो बंद थे, लेकिन अपना पहला काम वो जेल में रहने के साथ ही किया। उसने ये किया कि भाई 4 मई 1930 को गांधी जी ने एक पत्र लिखा इरविन को, वही इरविन जो कि इमरजेंसी लगा दिया था पूरे पंजाब में, 144 लगा दिया था, जिसे स्पेशल ट्रिब्यूनल को सेटअप किया था। तो उनको गांधी जी ने पत्र के द्वारा बहुत ज्यादा उसको आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है, आपको एक प्रोसेस वाइज चलना चाहिए और इतना जल्दी उसको किसी तरह की सजा नहीं होनी चाहिए। खैर ये भी फेल हो गया। और लेकिन बाद में क्या होता है कि 7 अक्टूबर 1930 को इसे फांसी की सजा मिल जाती है, इन तीनों को, राजगुरु, सुखदेव और साथ में भगत सिंह को। और किसी को भी पता नहीं कि कब होने वाला हो। और साथ में जो इतना नेम और फेम हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पर खुद इंग्लैंड में वहां के जो पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, खुद वहां की सरकार की आलोचना की थी इस बारे में। देखिए नेशनल लेवल के तो थे, इंटरनेशनल लेवल के ही पहुंच गए, अभी जेल में ही है। अब आगे आ जाते हैं। अब जब यहां आगे आ जाते हैं तो बात आ जाते हैं 31 जनवरी 1931, क्योंकि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी जेल से बाहर निकलते हैं। इलाहाबाद में ओपनली जाकर के कह दे, क्योंकि इस वक्त तो इसको सजा मिल चुकी है फांसी की, तो गांधी जी खुद कहते हैं कि इसको तो जेल और फांसी दोनों ही नहीं होनी चाहिए। अब आपको खुद इस बात को यहां सोचना पड़ेगा कि ये खुद हिंसा को रास्तों को अपनाने वाले थे, रेवोल्यूशन अपना एक तरीका था इनका करने का, बिल्कुल एकदम क्लियर कट था कि हमें ये रास्ता अपनाएंगे, हिंसा का रास्ता, तभी हमें आजादी मिलेगी। और गांधी जी का यही था कि जब मैं पीस को मैं सपोर्ट करूंगा, क्लियर कट था कि मैं उसी की तरफ से आजादी लूंगा। दोनों का तो यही था, ही पैरेलल ही चल रहा था, दोनों का अलग अलग ही था, ट्रेन का पटरी जो कभी ना मिलने वाली, दोनों का विचार, ना ये इसको समझना चाहते थे ना ये उनको समझना चाहते, इसमें कोई। लेकिन फिर भी गांधी जी ने खुद ओपनली जाकर के कहा गया यहां पर कि उसको ना तो फांसी होनी चाहिए ना सजा होनी चाहिए। जब उसके बारे में बोल रहा था तो सबसे बड़ी बात यह कि गांधी जी ने खुद सपोर्ट किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने किया ही नहीं, तो गांधी जी के खुद जब सपोर्ट किए हैं, जो हिंसा को सपोर्ट, हिंसा का मतलब कि को गांधी जी को करना चाहिए, किया था। यहाँ पे गांधी जी को यह कहना चाहिए था कि जो इस काम किया है उतनी एक खुद गलत काम थोड़े बहुत इसके हिसाब से तो था, लेकिन अंग्रेज अगर उस काम के बदले में अगर उसको फांसी देती है तो अंग्रेज उससे भी ज्यादा बड़ा अपराध कर रहा है, इसलिए खुद कहा, तो इनडायरेक्टली कहने के वो सपोर्ट कर रहे थे। खैर आगे बढ़ जाती है। 14 फरवरी को बात आती 1931 को कि मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर ने खुद इरविन से मिला और कहा कि देखिए कम से कम इसकी जो फांसी की जो सजा है ना वो रोक दीजिए, इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट है, वो जो सजा जो है अब उसको कंटिन्यू रखिए लेकिन फांसी की सजा मत दीजिए। तो यहां पर इरविन भी मना कर देता है, ये भी अटेम्प्ट फेल हो जाता है इनको फांसी से बचाने, क्योंकि ये सारे के सारे कांग्रेस के मेंबर्स थे। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी फिर इरविन से मिलते हैं। अब इरविन से मिला है, पहले नहीं मिला था कभी, फिर इरविन से मिला, फिर उनसे कहा कि अरे भैया एक काम करो यार, ऐसे ऐसी हो गए हैं, आप इनको जो है आप जो है इसको जो फांसी की सजा फिलहाल आप उसे अब मत दो, उसको भले ही सजा दे दो। क्योंकि गांधी जी चाहते थे सबसे पहले जरूरी था कि उसको फांसी को रोकना, अगर फांसी को अगर वो रोकते हैं तो कभी न कभी किसी भी तरह से अगर चाहे तो वो उसे आजाद करा सकते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। 18 फरवरी 1931 जब गांधी जी और इरविन का जो मिलना था, जब उसने कहा कि उसकी फांसी कम से कम रोक दी जाए तो उसको सजा बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर भी यहां पे बात नहीं हो पाती, ये भी अटेम्प्ट फेल हो जाता है।
फिर गांधी जी क्या करते हैं, आसिफ अली को भेजते हैं लाहौर जेल, जिसको भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और साथ में इन लोग जो तीनों बंद थे जिस जेल में। जब आसिफ अली को गांधी जी भेजते हैं, कि आसिफ अली बहुत बड़े लॉयर रहते हैं, वकील रहते हैं, वो जब गया तो उसने कहा कि देखिए जो पक्ष है बड़े जरा आपको सजा तो हो ही गई है, आप एक काम कीजिए, एक माफीनामा लिख दीजिए, मर्सी पिटीशन तो नहीं कह सकते, इसमें ये लिखिए कि बस आज के बाद जो आप रिवोल्यूशनरी जो हिंसा वाला जो रास्ता आप छोड़ देंगे। और इससे कह करके जो गांधी जी जब इरविन से मिले ताकि कि गांधी जी की पक्ष मजबूत हो, क्योंकि गांधी जी को इन लोग भी प्रेशर कर रहा था कि आप खुद अब पीस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन लोग तो वायलेंस थे, इन लोग तो हिंसा करने वाले लोग हैं, तो आप इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंग्रेज जो है गांधी जी पर भी प्रेशर बना रहे थे। तो तभी गांधी जी ने एक रास्ता निकाला कि बात भी तो सही है, क्योंकि मैं पीस को मैं सपोर्ट करने वाला हूं, इन लोगों ने हिंसा का किया, इसके बाद तो सही है। लेकिन गांधी जी ने उपाय लगा कि भाई आसिफ अली को खुद भेजा कि जाओ यार, कम से कम एक लेटर तो लेकर के आ जाओ कि आज के बाद से जो है वो लोग हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, कि ताकि कि गांधी जी वो लेटर लेकर के इरविन से मिल सके जा करके। लेकिन यहाँ पे भगत सिंह वॉज द लीजेंड, वो तो लीजेंड थे भाई, वो तो उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं करा। खैर कुल मिलाकर के बाद अभी अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर बात आती 5 मार्च 1931 को गांधी जी, क्योंकि जिस हिसाब से माफी नहीं ले रहे थे, मतलब माफी नहीं मांग रहे थे, तो गांधी जी के मन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रति उसका प्यार मोहब्बत और बढ़ता जा रहा था, है ना, इंटरनली। हालांकि वो ओपनली कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इस बदले में उसको जो सजा मिली थी उसको अगेंस्ट पे थे कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। आधी बात समझ में आपको, कि वो कह रहे थे कि उसको सजा, इस काम के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हिंसा को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं, गांधी जी अभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस काम के बदले में फांसी दी जाए ये भी गलत, मतलब ये भी यही गलत है। खैर बात 5 मार्च को फिर गांधी जी ने दिल्ली मीटिंग में पर्सनली ओपनली उसने चैलेंज क्या उसने खुद ब खुद बोला कि गांधी जी को जो इसने जो किया है अंग्रेजों ने, कि भाई उसको जो है इस काम के लिए जब उसे तो इतना सजा दिया है, तो ये गलत काम उसने किया था, उससे भी बड़ा काम अंग्रेज कर रहा है, इसको फांसी दे करके भगत सिंह को, ये बात कही दी गई। फिर 17 मार्च 1931 को सुभाष चंद्र बोस आजाद मैदान में उसने खुद कहा कि भैया ऐसे फांसी नहीं होनी चाहिए, खुद सपोर्ट करे। देखिए आप खुद बिल्कुल एकदम नेशनल आइकन बन चुके हैं, ये कहां जो, हालांकि ऐसा नहीं था इन लोगों ने, और से भी बहुत सारे लेता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत सारी कोशिशें की थी, ऐसी बात नहीं है कि इन सबका अट्रैक्शन अपनी तरफ कितना ज्यादा भगत सिंह ने किया है, तो कितना ज्यादा नेशनल आइकन बने हैं, किस हिसाब से पंजाब में कितनी भीड़ रही होगी। खैर फांसी नहीं होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने बोला। फिर 18 मार्च को प्राणनाथ मेहता जो कि वकील थे सरदार जी के, जब उनके पास कहा कि देखिए जो पूरे भारत में जो आप बिल्कुल एक भारत के रत्न बन चुके हैं, आप बहुत बेशकीमती हो गए हैं, लोग आपको बहुत पसंद करने लगा है, अगर आपको फांसी होती तो हो सकता है कई जगह हिंसा हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से माहौल देश का खराब हो सकता है, तो ये काम कीजिए, आप ना एक आपको बचाना जरूरी है, इसलिए आप एक मर्सी पिटीशन लिखिए, ताकि कि आप मर्सी पिटीशन लिखते तो आपको हो जाता है। सच है, अगर इनकेस अगर वो मर्सी पिटीशन लिखते तो पक्का हो जाता, लेकिन बात जब हो गया तो वो मना कर दिया। उसने भगत सिंह ने कहा कि चलो ठीक है लिखूंगा पत्र, लेकिन मर्सी पिटीशन में नहीं लिखूंगा, बल्कि उसने पंजाब गवर्नर को उल्टा उसने क्या दिया, पत्र में धमकी दे दी। उसने ये कहा कि देखिए कई सारी चीजें लिखी गई, प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह के कहने पर लिखा, और लिखने के बाद पंजाब गवर्नर के नाम पे लिखा, ना कि इरविन के नाम पे लिखा था। उसने कहा कि उसमें कई सारी चीजें थी, उसमें से ये भी बातें थी कि देखिए मैं तो एक नेशनल प्रिजनर हूं, आपके जो कोर्ट है वो मुझे सजा दी है, मैं फांसी से नहीं बल्कि मैं गोली से मरना चाहता, अगर आप चाहे तो हमें गोली मार सकते हैं। तो और साथ में उसने ये भी कहा कि जो हमारे कई सहयोगी थे जो कि शहीद हुए हंगर स्ट्राइक में, उसके जो दास थे, दास जी, वो भी शहीद हो गए थे। तो अब जो बारी है, भगत सिंह खुद लिखते उस पत्र में, अब जो बारी है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की जो बारी है अपने शहीद होने के लिए, ताकि कि जो लोग हैं वो आग ठंडा ना हो सके, और लोग हैं इसके जोश में, और कई सारे भगत सिंह पैदा हो सके, जोश वाले भगत सिंह पैदा हो सके। तब क्योंकि मात्र 23 साल के थे ये, तभी इस तरह के पत्र पंजाब के गवर्नर को लिखा। लिखने के बाद जब मेहता जी जब वापस जाने लगे, उसने कहा कि आपके लिए कोई मैसेज है, तो उसने तभी कहा था कि देखो मैं बहुत खुश हूं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया,
और फिर उसमें ये भी कहा था कि मेरा जो शुक्रिया अदा करना दो लोगों को, एक था पंडित नेहरू को, याद रखिए पंडित नेहरू को, और साथ में बाबू सुभाष चंद्र बोस को मेरे प्रति इतना स्नेह प्यार जो दिखाया उसके लिए मैं उसका धन्यवाद हूं। गांधी जी के फिलहाल नाम नहीं लिया है लेकिन बाद में लेगा जरूर, इस बात को याद रखिएगा। चलिए खैर अलग सी बात है। फिर 19 मार्च को फिर गांधी जी मिलते थे। गांधी जी कितने बार मिले इरविन से? 19 मार्च को गांधी जी इरविन से मिले। इरविन से जब मिले तो इरविन ने कहा कि देखो पहले 1931 में कराची का अधिवेशन हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी को कई सारे पैक्ट भी था और डोमिनियन स्टेट मिलने वाला है तो वो होगा। लेकिन देखिए बात यहां पर आ जाती है कि इरविन चाह करके भी मामला यहां तक बढ़ चुका, इतनी पॉपुलैरिटी हो जाता है पंजाब में कि इरविन चाह के भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि पंजाब की तरफ से इतना प्रेशर आया इरविन को। उसने ये कहा कि पंजाब के जितने अंग्रेजी अधिकारी थे कि अगर आप उसे मर्सी पिटिशन देते हैं, क्योंकि इरविन जो था वायसराय था, वायसराय एज ए प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, अगर आप देते हैं तो हम लोग मास लेवल पे बड़े लेवल पर रिजाइन कर देंगे, जो कि इरविन के छवि के लिए बिल्कुल ही बर्दाश्त काबिल नहीं था इरविन के लिए। इसलिए इरविन चाह के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन लोग इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पंजाब की तरफ से दिया था। खैर यहां दिया, लेकिन इरविन ने एक बात कही गांधी जी से कि देखिए पहले 1931 का जो कांग्रेस इसका कराची का अधिवेशन हो जाए, उसके बाद हम लोग रीसबमिशन करेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। लेकिन गांधी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद हो गई थी कि हाँ इसकी फांसी अब तो रुक जानी है, उसको हुई थी यहां पे, क्योंकि लेकिन इरविन ने कभी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था। लेकिन इसकी बातों से लग रहा था कि रीसबमिशन करेंगे 1931 के बाद, तो गांधी जी को लगा। फिर गांधी जी ने क्या किया, 20 मार्च को होम सेक्रेटरी से जाकर के मिले हर्बर्ट एमर्सन से, इसके बारे में कम से कम उसकी फांसी को रोक दिया जाए, कम से कम उसको क्या कर दिया जाए, फांसी को रोक करके कम से कम उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की भले सजा दे दो। होम सेक्रेटरी मिलने के बाद भी खत्म। फिर 21-22 मार्च 1931 को गांधी इरविन फिर मिलते हैं और उनसे यह बात कहता है कि फिर लास्ट वार्निंग देता है कि अगर आपने नहीं रोका तो जो माहौल पंजाब में खराब हो रहा है और खराब हो जाएगा। अगर आप पंजाब में जिस तरह का माहौल, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे, 144 तो लग चुका था, अगर आप चाहते हैं कि माहौल आपके कंट्रोल में है, आपके हित में है, तो आपको सबसे पहले इसे रोकना पड़ेगा फांसी को। तो वो सोचा कि चलो हम रीसबमिशन करेंगे, लेकिन ये भी एटम एक हिसाब से चाह करके भी इरविन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें प्रेशर पंजाब से आ रहा था, ये भी नहीं कर पाया। फिर 23 मार्च 1931 को गांधी जी फिर पत्र लिखते हैं इरविन को। उस पत्र में जितनी भी चीजें थी वो सारी बातें कही गई कि भाई साहब, मतलब कि इरविन को कि किसी तरह आप उसे प्लीज आप उसे बचा लो, फांसी की सजा मत दो। फिर बाकी बहुत सारी चीजें हैं उनसे कही गई। लेकिन जब ये पत्र लिखा गया, ये पत्र दिल्ली में आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन 23 मार्च को ही 1931 को ही शहीद हो गए, क्योंकि बहुत गुप्त रूप से सीक्रेटली सतलुज मतलब कि लाहौर में उसे फांसी दी जाती है तीनों को, और सतलुज नदी के पास जला दिया जाता है 23 मार्च 1931 के सुबह सुबह ही। ये बात 24 मार्च 1931 को ये बात बाहर आती है। वही चमनलाल जो थे, चमनलाल जो है वो इसमें हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालने के बाद पूरी बात फैल जाती है। लेकिन गांधी जी और इरविन, कई लोगों का अभी भी पता नहीं। इरविन को पहले पता चल गया था, गांधी जी और पंडित नेहरू को नहीं पता चला था, क्योंकि दोनों साथ में थे। जब दिल्ली से उन लोग कराची के लिए निकल रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, तो नई दिल्ली में एक आदमी आया, गांधी जी से कहता है कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, तीनों को फांसी दे चुका है। तभी गांधी जी को बहुत शौक लगा। तभी गांधी जी ने कई बार एक रिपीट किया, आई सी आई सी आई सी, तो मतलब मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, कुछ ऐसा ही था। इतना ज्यादा उसको धक्का पहुंचा था कि यार हमारी इतनी कोशिश करने के बाद भी ये फेल हो गया। और फिर जो वह पंडित नेहरू भी था बगल में, पंडित नेहरू को बहुत ज्यादा शौक लगा और वो बिल्कुल एक चुप सा हो गए। वो लाहौर तक भी मेरे ख्याल से कुछ बोले भी नहीं होंगे, इतना ज्यादा उनको शौक पहुंचा था इनकी फांसी के बाद। जब फांसी के बाद जब पहुंचा तो फिर जिस ट्रेन पे जा रहे थे उसी ट्रेन पे चमनलाल भी थे। लोगों ने गांधी जी का नारा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ट्रेन में थे। फिर चमनलाल ने फिर उसी ट्रेन में सबके सामने कहा, क्या गांधी जी, क्या गांधी जी जिंदाबाद, क्योंकि इसने तो इन तीनों को बचा ही नहीं पाए। तब फिर उन्होंने, गांधी जी ने बड़े पैनिक नजर से इनको देखा, मुस्कुराते हुए देखा चमनलाल को। उसने कहा कि तुम तो मुझे जानते हो, तुम तो मुझे आश्रम आए हो, तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छे तरीका से। खैर इस तरह की बातें हुई। जब ट्रेन जब कराची पहुंची तो वहां पर नौजवान भारत सभा के जो यंगस्टर्स थे उन लोगों ने और सुभाष चंद्र बोस ने, सब ने क्या किया,
गांधी जी का मुर्दाबाद का नारा लगाए, उसका काले झंडे दिखाए गए। जब वहाँ पर उतरा तो इस तरह की चीज़ें हुई, तो फिर बाद में लोगों ने कहा कि सबसे पहले इन तीनों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, तभी आपका जो कराची का अधिवेशन है वो किया जाएगा आगे। फिर गांधी जी ने इसी तरह की बात माना। जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी तब गांधी जी ने एक बात लिखवाया, उसमें यह लिखवाया कि मैं हिंसा का सपोर्टर नहीं हूं, मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इन तीनों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित करता हूं। तो ये गांधी जी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, वो खुद अपने मुंह से इतना तो पहले कर दिए थे, फिर उसने कहा था। तो यहाँ इस बात तक था कि गांधी जी ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें नाकामयाब हो गई। इसीलिए कुछ लोगों ने मिथ बना दिया है कि गांधी जी ने कोशिश नहीं की। तो ऐसा ही था। देखिए, जैसे कि यूं मान सकते हैं जैसे कि भगत सिंह जो है वो गांधी जी के रास्ते पे नहीं चल सकते थे, तो ये क्यों जरूरी था कि गांधी जी जो है वो भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलता है। दोनों अलग अलग तरह का था, और दोनों का एक ऐसा नहीं था कि अलग अलग था तो कोई किसी को अपनाना, मतलब ना तो वो इस एक ये जो है इनके रास्ते पे चलना चाहते थे, ये ना जो है इनके रास्ते पे चलना चाहते थे। लेकिन एक बात कॉमन ये थी कि दोनों का राष्ट्र निर्माण का कमाल का था। लेकिन अगर मैं भगत सिंह की मैं बात करूं तो वो राष्ट्र निर्माण और नेशन बिल्डिंग की कमाल की विजन रखता था। ये सबके लिए, सबकी भलाई के लिए काम करना चाहते थे, और ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कुर्बानियां उसके जाया नहीं गए, जो कि हम 1947 में आखिर बहुत ही इनके कहने के मुताबिक कि हम बहुत जल्दी आज़ाद देश बन गए। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगता है? अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।